Hi students, welcome to class. In this class, we are going to take under considerations some concept of electromagnetic induction. Why the electromagnetic induction happens? इसके पीछे की theory क्या है? इसके पीछे की science क्या है? ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. So let's start. We have first of all, हम magnetic field lines के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और magnetic field lines होती क्या है और ये हमने वैसे तो पहले पढ़ रखा है लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक रिकैपिचुलेशन टाइप में हम इसका ले लेते हैं. इससे हमें आगे जो इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा और हमें आगे वाले जो कंसेप्ट हैं, जो टर्म्स हैं, उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. सो वी हैव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी मैग्नेट होता है किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, तो उस मैग्नेट की अपनी कुछ क्या होती है, लाइंस होती हैं, या लाइंस के पहले भी ऐसा मानो उस मैग्नेट का अपना कुछ फील्ड होता है. सपोज दिस इज मैग्नेट, इसका एक नॉर्थ पोल होगा और इसका एक साउथ पोल होगा. तो अगर मैं क्या करूं, इसके नॉर्थ पोल या साउथ पोल के अराउंड एक सर्टेन डिस्टेंस तक अगर मैं किसी आयरन नेल को लाके रखता हूं तो ये क्या कर लेता है, उसमें उसे हाईली अट्रैक्ट कर लेता है, एकदम से अट्रैक्ट कर लेता है. और उससे थोड़ा सा दूर में किसी आयरन नेल का रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वी कैन से एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द नेल. और ऐसे ही इसके आगे भी अगर मैं एक सर्टेन डिस्टेंस तक रखूं तो वहां पे जो हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है, वहां होता तो है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है किसी सब्सटेंस पे वो नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है, तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम बेस देने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली इमेजिनरी कंसेप्शन. क्यों है इमेजिनरी? क्योंकि हम किसी भी फील्ड को अगर लाइन से दिखा रहे, सिर्फ लाइन से दिखा पाना ही सफिशिएंट नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, ये थोड़ा सा इनसफिशिएंट जैसा है लेकिन ये इमेजिनरी है. अब क्या होगा, मान लो यहाँ तक ये फील्ड है, तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई मैं आयरन नेल को अगर इतनी डिस्टेंस तक रखता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई वो हाईली अट्रैक्टेड है. अगर मैं आयरन नेल को इतनी डिस्टेंस तक रखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वो पार्शियल अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है, तो इस तरह की जो सारी बातें हैं वो हम बड़े आसानी से इन लाइंस से समझ सकते हैं, आसानी से जो है उसको बेस दे सकते हैं, है ना. सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट का, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इन सेट ऑफ लाइंस से डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हियर अगर मैं बोल दूं कि ये जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक फील हो सकता है, इस पॉइंट तक, तो अब मुझे पता कैसे लगेगा कि भी इस पॉइंट तक है इसका मैग्नेटिक फील्ड? तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूंगा. ओके, एज वी हैव ड्रॉन इन द फिगर. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गौर देने की बात यह है कि दो सक्सेसिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की इंटरस्पेसिंग कितनी है. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोजली स्पेस्ड है. ये दोनों थोड़ा और ज्यादा, ये दोनों थोड़ा और ज्यादा, ये दोनों थोड़ा और ज्यादा. तो जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहां से निकलती है, वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ की ओर आ जाती है. सो हियर इज सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द फिगर. और बाकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमको टूटी फूटी दिख रही है ना, तो ये आर समवेयर गोइंग इनटू द स्पेस और ये वापस से यहीं आ जाएंगी लौट के. ठीक है, सो इनका पाथ कुछ हमारे पास अभी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन होंगी तो ये कैसी होंगी, कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के जैसी होंगी. ठीक, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. तो स्पेशली वी आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हम सिर्फ इन पे निर्भर हैं, इसके अलावा हमें हमारे पास कोई दूसरा मेथड है ही नहीं किसी भी फील्ड को विजुलाइज करने का. ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से पास थ्रू हो जाती हैं. ओके, फॉर एग्जांपल here in the figure these magnetic field lines are passing through the surface area. Suppose the surface area is represented by, तो इस सरफेस एरिया से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास थ्रू हो रही हैं तो हम कहेंगे भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी तक थी ना, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं रही, अब ये बन गई हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या बोलते हैं हम उसको? उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स. ये है हमारा कंसेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा कि अगर मैं किसी सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास थ्रू करा दूं
तो मैं बोलूंगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास हुआ सरफेस एरिया से, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, वो मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया से पास थ्रू हो रही होंगी उस नंबर पे डिपेंड करता है, उस नंबर के बराबर होता है, ऐसा कहिए, है ना। अगर मैं कह दूं कि यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू हो रही है तो मैं कहूंगा कि 1 यूनिट का फ्लक्स है, अगर 2 हो रही होंगी तो 2 यूनिट फ्लक्स है, अगर 3 हो रही होंगी तो 3 यूनिट फ्लक्स है, 3 यूनिट फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इफ दिस एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 1 मीटर लंबा होगा और 1 मीटर चौड़ा होगा। ठीक, तो हम उसे बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से पास थ्रू हो रही होंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अब जहां भी मैग्नेटिक फ्लक्स का वर्ड यूज होगा तो आप समझ जाएंगे कि हम बात अभी भी किसकी कर रहे हैं, हम बात अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ही कर रहे हैं, बट उसको हमने एक नया नाम दे दिया है क्योंकि वो सरफेस एरिया के साथ एसोसिएट हो गया है अब, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसा है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको पहले आसानी से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और इंडक्शन मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस हो रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग समथिंग इज द इंडक्शन। यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी तो वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं ना, है ना। तो वैसे तो हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलते हैं या करंट इंडक्शन बोलेंगे। ठीक, तो आप इसको जैसे भी जिस भी पर्पज से बोलना चाहें उस हिसाब से बोल सकते हैं, बट जनरली हम जो इसको बोलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सपोज वी हैव ए सोलेनॉइड हियर, राइट, और सोलेनॉइड को हमने क्या कर दिया है, ऐसे एक वायर के साथ एक सर्किट बना के उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एसोसिएट कर दिया। ठीक, हियर वी हैव द मैग्नेट, राइट। अब क्या होगा कि जब मैं इस मैग्नेट को बैक एंड फोर्थ इसके अंदर बाहर मूव कराऊंगा तो क्या होगा, यहां से गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो एग्जांपल दिस इज गोइंग, यहां से क्या होगा, कहीं ना कहीं ये जो गैल्वेनोमीटर है थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना। ये डिफ्लेक्शन एनिमेशन से एक प्रॉपर नहीं बन पाया बट समझने के लिए सफिशिएंट होगा। तो यहाँ से इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसके अंदर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस जैसे आ रहे हैं। तो ये सारे जो फ्लक्चुएशंस हैं ये अभी यहाँ पे इनिशियली जो मैग्नेट जो कंपस था वो यहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ कहीं बीच में होगा, है ना। बट फॉर नाउ ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है उसके कारण यहाँ से डिफ्लेक्शन दिखाना ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर आप इस मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, तो पहले क्या था, पहले हमारा साउथ पोल बाहर था और नॉर्थ पोल अंदर की साइड को था। अभी हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को अंदर की साइड करते हैं और साउथ पोल को बाहर की साइड करते हैं। तो क्या होगा, ऐसे में जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। सो डिफ्लेक्शन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करने लग जाएगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी देखा गया है कि ये डिफ्लेक्शन है, जब मैग्नेट अंदर होगी तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ जीरो, फिर वापस से जीरो हो जाएगा, फिर जीरो जीरो होने के बाद जब ये बाहर जाएगी तो वापस से इधर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो गैल्वेनोमीटर में इस तरह से होते रहता है, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जब हम किसी सोलेनोइड के अंदर किसी मैग्नेटिक बार को लेके जाते हैं और उसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराते हैं तो उससे सर्किट में करंट जनरेट होता है। ठीक, ये करंट जनरेट कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक्सप्लेनेशन क्या होती है जल्दी से समझ लेते हैं। Here in the figure we have a solenoid and a मैग्नेटिक बार। तो मैग्नेटिक बार क्या एज यूजुअल क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। अब एक्चुअल में देखो होता क्या है, ये जो मैग्नेट है ना
इस मैग्नेट की जो ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस क्या होती है जब इस सोलेनोइड के अंदर बाहर जाती हैं। तो अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी। अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं किसी भी एटम में। तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उन पे चार्ज होगा कुछ ना कुछ, और जो मूविंग चार्ज है वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो समवेयर इनसाइड दिस कंडक्टर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। वो किसी तरह से क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। जब उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट होगा तो क्या हो जाते हैं, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में वी कैन से एक वेलोसिटी को गेन कर लेंगे, है ना। एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगी, जो उनकी मोशन होगी वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगी। और उस ओरिएंटेशन से क्या मिलता है, इसको एक फोर्स, एक इंपल्स जैसा मिलता है। और वही इंपल्स क्या होता है, कॉज होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए। ठीक, या उसको हम क्या बोल देते हैं, कई बार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक, सो अब क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेटिक